रात के ठीक 2:44 इसी गहरी अंधेरी रात में रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन की तरफ जा रही थी। इस ट्रेन में कोई यात्री नहीं थे, सिर्फ करोड़ों पाउंड का कैश। न गोली चली न अलार्म बजा, सिर्फ दिमाग, टाइमिंग और पूरी प्लानिंग के दम पर डाकुओं ने इतिहास की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दे दिया। आज की कहानी है एक ऐसी चोरी की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। और यकीन मानो, आखिर में हुई एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हर मिनट यहाँ एक नया ट्विस्ट मौजूद है। कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 1963 की रात से। इंग्लैंड की सड़कें उस समय बिल्कुल शांत थीं। रात लगभग 2:44 का समय था। ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे और दुनिया अपने हाल में मस्त थी। उसी वक्त दूर कहीं रेल की पटरियों पर एक ट्रेन तेजी से लंदन की तरफ बढ़ रही थी। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये थी रॉयल मेल ट्रेन जो ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन में मौजूद था 2.6 मिलियन पाउंड कैश, यानी कि 26 लाख पाउंड। आज के हिसाब से इसकी कीमत करीब 50 से 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मानी जाती है। उस दौर में बैंक और पोस्ट ऑफिस इसी तरह लाखों करोड़ों पाउंड ट्रेन के जरिए भेजते थे। बाहर से ये सिस्टम सुरक्षित लगता था, लेकिन असल में इसकी सुरक्षा बहुत कमजोर थी। न हथियारबंद गार्ड, न अलार्म, न सीसीटीवी। सिर्फ एक चीज पर भरोसा था, सिस्टम पर। गैंग ने चोरी के लिए जो इलाका चुना था उसका नाम था ब्रिडेगो ब्रिज, जो लेटन बजर्ट के पास स्थित था। ये लंदन से करीब 64 किलोमीटर दूर एक बेहद सुनसान इलाका था। आसपास न कोई घर था न दुकान, और रात के वक्त तो वहां एक कार तक दिखाई नहीं देती थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर से आती ट्रेन की आवाज साफ सुनाई दे जाती थी। लेकिन गैंग ने ये जगह सिर्फ सुनसान होने की वजह से नहीं चुनी थी। असली वजह थी ट्रेन स्पीड कंट्रोल। इस ब्रिज से पहले सिग्नल और टाइमिंग के कारण ट्रेन को अपनी स्पीड कम करनी पड़ती थी, यानी चोरी के लिए ये एकदम परफेक्ट मौका था। न ट्रेन तेज भाग सकती थी और न ही किसी को तुरंत शक होता। इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स। दिखने में एक आम आदमी, लेकिन दिमाग से एक मास्टरमाइंड आदमी था। ब्रूस शुरू से समझ गया था कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होगी, इसमें दिमाग, टाइमिंग और प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने अपनी टीम को किसी आम अपराधी गिरोह से नहीं, बल्कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले क्रिमिनल से बनाया। एक ड्राइवर जो ट्रेन को कंट्रोल कर सके, एक सिग्नल एक्सपर्ट जो रेलवे सिग्नल में बदलाव कर सके, कई प्रोफेशनल चोर जो बिना आवाज किए काम कर सकें, और सबसे जरूरी, सब भरोसेमंद लोग थे। इस गैंग में कुल 15 लोग शामिल थे। इतनी बड़ी चोरी में सबसे बड़ा खतरा होता है जानकारी का लीक होना। लेकिन ब्रूस ने शुरू से कुछ सख्त नियम बना दिए थे। कोई भी अपनी असली पहचान नहीं बताएगा, टीम में कोई बाहरी आदमी नहीं जोड़ा जाएगा, और चोरी से एक दिन पहले तक किसी को पूरा प्लान नहीं बताया जाएगा। ये कोई जल्दबाजी में काम करने वाली गैंग नहीं थी। ये वो टीम थी जो महीनों तैयारी करके काम करती थी, और उनका एक ही लक्ष्य था, इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करना, बिना गोली चलाए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। यहीं से शुरू होता है असली गेम। ब्रूस और उसकी टीम ने इस चोरी को किसी मजाक की तरह नहीं, बल्कि एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह प्लान किया था। सबसे पहले उन्होंने ट्रेन की टाइमिंग, रूट और रूटीन पर रिसर्च शुरू की। कौन सी ट्रेन पैसा लेकर जाती है, कहां से निकलती है, कहां रुकती है, कितने बजे लंदन पहुंचती है, और सबसे जरूरी, रास्ते में कहां ट्रेन धीमी होती है। इसके लिए गैंग कई हफ्तों तक रात में कार से ट्रेन के पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने टाइम नोट किया, मोड़ गिने और सिग्नल्स देखे। धीरे धीरे उन्हें वही जगह मिल गई जहां ट्रेन को रोका जा सकता था, ब्रिडेगो ब्रिज। लेकिन सिर्फ जगह चुन लेना ही काफी नहीं था। इसके बाद प्लान और भी गहराई से तैयार किया गया। रॉयल मेल ट्रेन में कई डिब्बे होते थे, लेकिन गैंग ने यह पता लगा लिया था कि इनमें एक खास कोच होता है जिसे हाई वैल्यू पैकेजेस यानी कि HVP कहा जाता है। यही वो डिब्बा था जिसमें सारा कैश और कीमती सामान रखा जाता था। इसलिए गैंग ने तय किया कि पूरी ट्रेन से उलझने के बजाय सिर्फ इसी पैसे वाले डिब्बे को बाकी ट्रेन से अलग किया जाएगा। इस काम के लिए उन्होंने एक दूसरे ड्राइवर को भी प्लान में शामिल किया, जिसका काम इंजन को संभालना और HVP कोच को ब्रिज तक लाना था। अब चोरी वाली रात गैंग कुछ घंटे पहले ही सीयर्स क्रॉसिंग के पास पहुंच चुकी थी। सीयर्स क्रॉसिंग से ब्रिडेगो ब्रिज की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। चारों तरफ अंधेरा था, सड़कें खाली थीं और माहौल बिल्कुल शांत। गैंग के लिए यही सबसे सही समय था। अब बारी थी रेलवे सिग्नल की।
सिग्नल आमतौर पर इस जगह पर ग्रीन रहता था क्योंकि इस जगह पर ट्रेन को रोका नहीं जाता था, खासकर रॉयल मेल ट्रेन को। लेकिन गैंग ने पहले ही उसकी वायरिंग का पूरा सिस्टम समझ लिया था। गैंग के सिग्नल एक्सपर्ट ने वायरिंग को बाईपास किया और एक फर्जी रेड सिग्नल तैयार कर दिया। इस ट्रेन को ड्राइव कर रहा था जैक मिल्स और उसके साथ था एक असिस्टेंट ड्राइवर जिसे सेकंड मैन कहा जाता है। जैक मिल्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन लूट होने वाली है। जैसे ही ट्रेन सिग्नल के पास पहुंची, ड्राइवर ने लाल सिग्नल देखा और हैरान रह गया। जैक मिल्स ने तुरंत ट्रेन की रफ्तार कम की और आखिरकार ट्रेन सिग्नल के पास आकर रुक गई। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इसके बाद असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतरा। उसने सोचा कि सिग्नल की स्थिति एक बार खुद जाकर चेक कर ली जाए। उसने लाइन के किनारे लगे टेलीफोन से सिग्नल मैन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पता चला टेलीफोन की लाइन पहले से ही कटी हुई थी। ये सब गैंग की प्लानिंग का ही हिस्सा था। असिस्टेंट ड्राइवर जैसे ही वापस इंजन की ओर मुड़ा, अचानक झाड़ियों से गैंग के कुछ लोग निकले और उन्होंने उसे काबू में ले लिया। इसके बाद गैंग के कुछ लोग जैक मिल्स को कंट्रोल में लेने लगे, लेकिन जैक मिल्स चुपचाप मानने वाला नहीं था। उसने विरोध किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इसी अफरा तफरी के दौरान गैंग के एक सदस्य ने लोहे की रॉड से जैक मिल्स के सिर पर वार कर दिया। चोट इतनी गंभीर थी कि जैक मिल्स वहीं बेहोश हो गया। उसी वक्त गैंग के टेक्निकल मेंबर्स पैसे वाली बॉगी को ट्रेन से अलग करने वाले कनेक्शंस पर काम करने लगे। कुछ ही देर में कैश से भरा डिब्बा धीरे धीरे बाकी ट्रेन से अलग कर दिया गया। जितनी आवाज जरूरी थी उतनी ही की गई ताकि किसी को किसी तरह का शक न हो। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। गैंग ने सोचा था कि बॉगी अलग करने के बाद उनका अपना ड्राइवर इंजन को पुल तक ले जाएगा, लेकिन जब उनके आदमी ने इंजन चलाने की कोशिश की तो उसे समझ आ गया कि इस तरह की ट्रेन चलाना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। अब पूरा प्लान खतरे में पड़ सकता था, इसलिए ब्रूस और उसकी टीम ने फैसला लिया उन्हें जैक मिल्स की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने जैक मिल्स को होश में लाने की कोशिश की, उसे सीट पर बैठाया और उसी से इंजन चालू करवाया। जैक मिल्स ने इंजन को धीरे धीरे ब्रिडेगो ब्रिज तक लाकर रोक दिया। इस दौरान ट्रेन के जो बाकी डब्बे पीछे रह गए थे, उनमें मौजूद स्टाफ को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन अचानक क्यों रुकी है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। जब ट्रेन ब्रिडेगो ब्रिज पर पहुंची, तभी गैंग ने अपने प्लान का अगला स्टेप शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत HVP कोच का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। अंदर मौजूद 5 स्टाफ मेंबर्स ने विरोध करने की कोशिश की, जिससे उन लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आईं। गैंग ने सभी को मुंह के बल जमीन पर लिटा दिया और रस्सियों से बांध दिया ताकि कोई बीच में रुकावट ना डाल सके। HVP डब्बे के अंदर कुल 128 बोरियां रखी हुई थीं, जो पूरी तरह पैसों से भरी थीं। हर बोरी का वजन करीब 30 से 40 किलो था। ट्रेन ठीक ब्रिज के ऊपर खड़ी थी और नीचे सड़क पर बाकी गैंग के टीम ट्रक लेकर पहले से तैयार खड़ा था। ब्रूस ने अपनी घड़ी देखी। उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे और इन्हीं 15 मिनटों में करोड़ों पाउंड से भरे बोरियों को ट्रक में लोड करने थे। समय बचाने के लिए उसने कोई अफरा तफरी नहीं मचाई, बल्कि गैंग ने एक ह्यूमन चेन बना ली। कुछ लोग बोगी से बोरियां उठा रहे थे, कुछ उन्हें आगे बढ़ा रहे थे और कुछ लोग सीधे ट्रक में लोड कर रहे थे। उस वक्त किसी के पास बोरी खोलकर नोट गिनने का बिल्कुल भी समय नहीं था। टाइम की कमी की वजह से वे 128 में से सिर्फ 120 बोरियां ही ट्रक में चढ़ा पाए। बाकी 8 बोरियां वहीं छूट गईं। जाने से पहले गैंग के एक सदस्य ने HVP डिब्बे में बंद स्टाफ को चेतावनी दी, अगले 30 मिनट तक बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना जान से जाओगे। ये वही स्टाफ थे जिन्हें पहले मुंह के बल जमीन पर लिटाकर बांधा गया था। गैंग के पास एक ऑस्टिन लोड स्टार ट्रक था जिसमें पूरा कैश लदा हुआ था और 2 लैंड रोवर जिन पर जानबूझकर एक ही नंबर प्लेट BMG 7578 लगाई गई थी ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। इसके बाद गैंग तेजी से अपनी गाड़ियों में बैठ गया। ब्रूस ने 1 सेकंड भी न गवाया और बस 2 शब्द कहे, मूव इट। ट्रक कैश से भरा हुआ वहां से निकल चुका था। रास्ते में गैंग VHF रेडियो के जरिए पुलिस की बातचीत सुनते रहे ताकि उन्हें अंदाजा होता रहे कि पुलिस क्या सोच रही है और कहां तैनात है। करीब 45 मिनट की ड्राइव के बाद रात लगभग 4:30 बजे गैंग अपने फार्म हाउस पहुंची, जिसका नाम था लेदर स्लेड फार्म। ये फार्म हाउस चोरी से
कई महीने पहले नकली पहचान के जरिए किराए पर लिया गया था और अब यही उनका हाइडआउट बन चुका था। ये फार्म हाउस घटनास्थल से लगभग 43 किलोमीटर दूर ओकले गांव के पास स्थित था। न तो यहाँ पुलिस आती थी, न ही कोई आम आदमी गुजरता था। सबसे अजीब बात यह थी कि जब गैंग अपने हाइडआउट पहुंची, उसी वक्त पुलिस को भी इस लूट की जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन फिलहाल गैंग को अपनी कामयाबी का नशा चढ़ा हुआ था। हाइडआउट पहुंचते ही खुशियां मनाई गईं, हंसी मजाक हुआ और यहाँ तक कि मोनोपोली गेम भी खेली गई, वो भी असली नोटों से। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। रेडियो से उन्हें पता चला कि पुलिस 50 किलोमीटर के दायरे में सर्च कर रही है। ये जानकारी पुलिस को उस स्टाफ के बयान से मिली थी जिसे गैंग में 30 मिनट तक न हिलने की धमकी दी थी। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि आधे घंटे में गैंग इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ये सुनते ही गैंग घबरा गई। उन्होंने इस फार्म हाउस से निकलने का प्लान पहले संडे का बनाया था, लेकिन हालात को देखते हुए इसे बदलकर फ्राइडे कर दिया। फ्राइडे से एक दिन पहले गैंग ने लूटी गई रकम आपस में बांट ली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर सदस्य को करीब 1.5 लाख पाउंड मिले, जो आज के हिसाब से कई करोड़ रुपए होते हैं और उस दौर में किसी की भी जिंदगी बदल देने के लिए काफी थे। बाकी रकम गैंग के दूसरे सदस्यों और हेल्पर्स में बांटी गई। गैंग ने एक हेल्पर को थोड़ा ज्यादा पैसे देकर एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि उनके जाने के बाद वो हाइडआउट को जला देगा ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन वो आदमी पैसे लेकर हाइडआउट जलाए बिना ही फरार हो गया। हाइडआउट छोड़ने से पहले गैंग ने लगभग हर जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए, लेकिन जल्दबाजी में वे मोनोपोली बोर्ड पर मौजूद निशान साफ करना भूल गए और यही एक छोटी सी गलती आगे चलकर इस पूरी लूट की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इधर मीडिया में इस घटना की जोरदार चर्चा हो रही थी और पुलिस हर जगह गैंग की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस पर भारी दबाव था, इसलिए सही जानकारी देने वालों के लिए 10,000 पाउंड का इनाम घोषित किया गया। उस दौर में ये रकम बेहद बड़ी मानी जाती थी और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। हाइडआउट के पास रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को बताया कि 8 अगस्त की सुबह हाइडआउट में काफी हलचल देखी गई थी। जब पुलिस हाइडआउट पहुंची तो उन्हें वहां बहुत सारे अहम सबूत मिले। खाली बोरियां, मेल बैग्स, एक ट्रक और इस्तेमाल किया हुआ सामान, साथ ही मोनोपोली बोर्ड पर मौजूद कुछ फिंगरप्रिंट्स जिन्हें डाकू मिटाना भूल गए थे। और यही सबूत इस केस को सुलझाने के लिए काफी साबित हुए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, गैंग के सदस्य एक एक करके पकड़े जाने लगे। सबसे पहले वही लोग गिरफ्तार हुए जो हाइडआउट में रुके थे। फोरेंसिक टीम ने बोरियों, मेल बैग्स, फिंगरप्रिंट्स और बाकी सामान की जांच की और धीरे धीरे पूरी गैंग पुलिस की पकड़ में आने लगी। जो लोग पकड़े गए उनमें से कई को 30 साल तक की सजा मिली, जो उस समय ब्रिटेन में बेहद कड़ी सजा मानी जाती थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ब्रूस रेनॉल्ड्स और गैंग के कुछ अन्य सदस्य शुरुआत में पुलिस से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन आखिरकार ज्यादातर गैंग के सदस्य जेल पहुंच ही गए। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो इस पूरी गैंग का मास्टरमाइंड था, उसे आखिरकार 9 नवंबर 1968 को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी 1963 की लूट के करीब 5 साल बाद। वो ब्रिटेन लौटते समय टॉर्की, इंग्लैंड में पकड़ा गया। ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स, जो उस वक्त 58 साल के थे, सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण कभी दोबारा काम पर नहीं लौट पाए। लूट के बाद उनकी सेहत लगातार गिरती चली गई और लंबे समय तक चले सदमे के कारण 1970 में उनका निधन हो गया। और यही बात इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। चोरी चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, इंसानी गलती आखिरकार भारी पड़ ही जाती है। इस लूट के बाद ब्रिडेगो ब्रिज लोगों के बीच ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से मशहूर हो गया। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि एक बेहद स्मार्ट और सटीक प्लान था। सिर्फ 15 मिनट में करीब 26 लाख पाउंड लूटे गए, वो भी बिना किसी की जान लिए। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस पर होनी चाहिए।